हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। हमारी आज की कहानी जो हम सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है रैग्नारॉक। कहानी की शुरुआत होती है आज से तकरीबन 100 साल पहले, जब दुनिया में द वाइकिंग का राज हुआ करता था। आज हम उन सभी को एक नदी किनारे बैठा हुआ देखते हैं। उनके साथ उनका राजा और उसकी बेटी भी मौजूद है। ऐसा लग रहा है कि शायद ये किसी की खोज में है। इतने में एक सिपाही एक बकरी को लेकर आता और फिर राजा उसे एक छोटी सी नाव में बैठाकर नदी में डाल देते। पर यह चीज़ उसकी बेटी को पसंद नहीं आती, क्योंकि उसका कहना था कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत है, ये चीज़ उन्हें महंगी पड़ सकती है। लेकिन राजा नहीं सुनता और बकरी को बीच में पहुंचने का इंतज़ार करने लगता है। तभी कोई चीज़ पानी से बाहर आती है और उस बकरी के साथ साथ इन सभी को एक ही झटके में खाकर ख़त्म कर देती है, सिवाय राजा की बेटी के, क्योंकि वो भाग गई थी। पर राजा ढूंढने क्या आया था, ये चीज़ क्या थी जो पूरी सेना को एक साथ खा गई? इन्होंने उस बकरी को पानी में क्यों डाला? इन सारे सवालों के जवाब आपको कुछ ही देर में मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए बने रहिए। अब कहानी सीधा पहुंचती है आज के समय में। हम यहाँ पर सिगार्ट नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट है। वो पुरानी चीज़ों की खोज में काफ़ी दिलचस्पी दिखाता है, जैसे कि वाइकिंग का वो जहाज़ जिससे कि वो उस जगह पर गए थे, उससे भी उसने खोजा था। पर बीते कई सालों से वो सही से खोज नहीं पा रहा है। उल्टा उसकी बातों पर अब किसी को यकीन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका कहना है कि वाइकिंग कभी भी अपने इलाके से इतनी दूर नहीं जाते। फिर उस दिन वो इतनी दूर क्या करने आए थे? यहाँ सिगार्ट की बीवी भी उसी तरह इस काम में बेहद उसकी दिलचस्पी दिखाया करती थी और दोनों मिलकर साथ में अच्छा काम करते थे। लेकिन पिछले साल उसकी कैंसर के कारण मौत हो गई। उसके बाद भी सिगार्ट अपने कामों में इतना मशरूफ रहता है, उसे अपने दोनों बच्चे जूलिया और एंडियो की परवाह ही नहीं है। हर टाइम वो बस इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता रहता है। और अब तो कल उसके म्यूजियम में इन्वेस्टर भी आ रहे हैं, इसीलिए वहाँ का मालिक उससे कहता है कि कुछ अच्छा ही बोलना, उसके सामने अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ मत सुनाने लगना, वरना वो हमें कभी पैसा नहीं देंगे। अब प्रेजेंटेशन शुरू होती है। सिगार्ट बोलना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ ही देर में वहाँ बैठे लोगों के चेहरे को देखकर ये साफ पता लगाया जा सकता है कि उन्हें सिगार्ट की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं आ रही है। दरअसल वो ये कहना चाह रहा है कि ज़रूर वाइकिंग का जो जहाज़ हमें मिला था, वो वाइकिंग यहाँ पर कुछ छुपाने के लिए आए थे। शायद उसमें उनका ट्रेजर यानी कि खजाना हो सकता है, इसीलिए हमें उस जगह पर जाना चाहिए ताकि हमें कुछ सुराग मिल सके। लेकिन उसके इस बात पर हर कोई हंसने लगता और मजाक बनाकर वहाँ से चला जाता है। इससे उसके बॉस को काफ़ी गुस्सा आता है, इसलिए वो भी इसकी रिसर्च का मजाक बनाते। पर सिगार्ट को पता था कि ज़रूर वो है जिसकी उसे तलाश है, और इसमें उसकी बीवी ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। वो ऐसे तो इस रिसर्च को बर्बाद होने नहीं देगा। वो अपनी डायरी में लिखी चीज़ों को देखना शुरू करता है, जिसमें ये लिखा था कि वाइकिंग असल में डेनमार्क से फ्रेंडमार्क गए थे अपने शिप पर, और वहाँ से कभी लौटे ही नहीं। उन्हें वहाँ कुछ ऐसा दिखा जिसकी उम्मीद तो उन्हें कभी नहीं थी। अपनी इन्हीं कहानियों में वो इतना मगन हो जाता है कि वो भूल गया कि उसे अपने बच्चों को स्कूल से वापस लाना है। अब जैसे तैसे करके वो स्कूल पहुंचा। उसकी बेटी जूलिया ने उसे नजरें मिलाने तक भी सही नहीं समझा, क्योंकि उसके पिता को उनकी कोई फिक्र नहीं है। अब धीरे धीरे समय के साथ इस प्रोजेक्ट पर सिगार्ट काम कर रहा था, उसे बंद कर दिया जाता है, क्योंकि कोई भी रिटर्न नहीं मिल पाया। इसी निराशा में वो एक दिन अपने कमरे में बैठा हुआ था कि तभी जोई, उसका कलीग, वहाँ आया, जो उसके पिछले प्रोजेक्ट में साथ था। जोई बेहद ही खुश था, क्योंकि उसे कुछ ऐसा मिला है जिसकी उम्मीद उसे भी नहीं थी, और ये चीज़ उसके उस बंद पड़े प्रोजेक्ट को वापस से चालू कर सकती है। दरअसल उसे एक पत्थर मिला है जिस पर किसी दूसरी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। लेकिन ये इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सिगार्ट को लैंग्वेज आती है। उसे पढ़कर पता लगा कि ये पत्थर वाइकिंग के समय का है और उसी रात की कहानी इस पर लिखी हुई है, यानी कि एक फौज जिसके साथ उसका राजा, उसकी बेटी, वो लोग एक आइलैंड पर गए किसी चीज़ की तलाश में। लेकिन वहाँ उस पर किसी बड़ी चीज़ ने हमला कर दिया और सब कुछ खत्म हो गया, सिवाय राजा की बेटी के, जिसका लॉकेट के निशान उस पत्थर पर थे, जिसे देख सिगार्ट को कुछ याद आता है। उसने ये चीज़ कहीं और भी देखी है। वो फौरन भागते हुए म्यूजियम पहुंचता है। उसने एक चीज़ को उठाया और ये कुछ और नहीं बल्कि उसकी खोजी हुई लॉकेट थी, जो कि राजा की बेटी पहना करती थी, जिसको उस पत्थर पर रखने से उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी थ्योरी सच्ची थी। पर अभी भी कुछ काम बाकी है, जैसे कि इन्हें ये पता लगाना कि वो आइलैंड है कहाँ पर, जिसके लिए सिगार्ट पूरी रात बैठता है और फिर वो उसे वो आइलैंड का नक्शा मिल जाता है, जिसकी खोज में वो बरसों से लगा हुआ था। दरअसल वो पत्थर ही एक नक्शा है जिसकी मदद से उसने इस काम को अंजाम दिया। इन्हें इसका पूरा यकीन था। वहाँ पर वाइकिंग अपने किसी अनमोल चीज़ को छुपाने के लिए गए थे, लेकिन इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि उन पर किसी दानव ने हमला करके मार डाला।
पर दोनों ने फैसला कर लिया कि अब वो डेनमार्क जाएंगे। लेकिन उससे पहले सिगार्ड अपने दोनों बच्चों को भी साथ चलने को मना लेता है, क्योंकि उसने उनसे वादा किया था कि वो किसी दिन उन्हें एक अच्छे टूर पर लेकर जाएगा और इससे अच्छा मौका उन्हें कहाँ मिलेगा। अब डेनमार्क पहुंचने पर इन्हें एलिजाबेथ मिलती, जिसे सिगार्ड ने बुलाया था, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी गाइड है और उसे इस जगह के हर एक रास्ते के बारे में पता है। लेकिन जो उसके साथ ड्राइवर था वो बेहद ही खड़ूस था। खैर, नक्शा देने पर एलिजाबेथ बताती है कि ये जगह तो यहाँ से काफी दूर पहाड़ों के बीच में है, जहाँ पर अभी बर्फ नहीं है, इसीलिए हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा वहां पहुंचने में। उसकी बात ठीक थी। ये लोग कुछ ही देर सफर करने के बाद पहाड़ के उस पार आ गए, पर अभी भी इनकी मंजिल इनसे काफी दूर है। ये सभी पैदल ही आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब जंगल आ गया है। ये जंगल दरअसल एक आइलैंड के बीच में है और जिस जगह ये जा रहे हैं वो भी एक आइलैंड है जो कि इस आइलैंड के बीच में है। थोड़ी दूर आने पर इन्हें अब अपने सामने फेंसिंग लगी मिलती है, जिसके बारे में ड्राइवर बताता है कि यहाँ पर सालों पहले दो राजघरानाओं के बीच में लड़ाई हो गई थी इस आइलैंड को लेकर, इसीलिए सरकार ने हमेशा के लिए इसे बंद कर दिया। क्या सच में यहाँ यही हुआ था? खैर, सिगार्ड तो फेंस को काट कर अंदर घुस जाता है। अब इस जगह पर मच्छर भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए एलिजाबेथ जूलिया के हाथों में लोशन लगा देती है, जिस दौरान बातों ही बातों में उसे पता लगा कि उनकी मॉम की सालों पहले मौत हो गई और वो अपने डैड के साथ रहती है। ये जानकर एलिजाबेथ का मन बैठ जाता है, लेकिन उसने उसे कुछ कहा नहीं। इतने में सिगार्ड को अपने सामने कुछ रशियन मिलिट्री की चीजें दिखती है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के बाद यहीं पर पड़ी है। लेकिन इनकी मंजिल ये नहीं है, इन्हें आगे और बढ़ते रहना होगा। 3 घंटे चलने के बाद इन्हें अपने सामने एक छोटा सा टापू नजर आता है, जिसका जिक्र वाइकिंग ने अपनी किताब में किया है और इसे वो लोग फ्रॉन्डेको के नाम से पुकारते हैं। अब इनकी आधी खोज तो मुकम्मल हो गई, लेकिन अभी आधी बाकी है, जो वहीं जाकर पूरी होगी। ये सभी एक छोटी सी लकड़ी से राह बनाते हैं, फिर उसे धीरे धीरे करके उस छोटे से टापू पर पहुंचकर वहां पर खोज करना शुरू करते हैं। लेकिन कई घंटों के बाद उनके हाथ सिर्फ गोलियों का शेल के अलावा कुछ और नहीं मिलता, जो शायद वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर होंगे। जिसकी तलाश में वो इतनी दूर आए थे वो उन्हें मिला ही नहीं। जूलिया अब घर जाना चाहती है, लेकिन उसके पिता को अभी कुछ सवालों के जवाब ढूंढने, इसीलिए वो कुछ समय यहीं रुकने को कहते हैं। पर इस बीच हम देखते हैं कि ड्राइवर सिगार्ड की वही डायरी पढ़ रहा है जिसमें उसने उस खजाने के बारे में लिखा है। लेकिन जब सिगार्ड को पता लगा कि उसने उस डायरी को छीन लिया, कि उसे ये पसंद नहीं है कि कोई और भी उसके ट्रेजर के बीच में जानने की कोशिश करे। यहाँ हम जूलिया को देखते हैं जो कि गुस्से में इस आइलैंड की ओर अंदर आ गई, जहाँ उसे एक बंकर जैसी कुछ चीज दिखती है। अंदर जाने पर पता लगा कि ये तो वाइकिंग के टाइम का है, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसी चीजें थी जो कि उनके ही जमाने की थी। लेकिन तभी वहां पर ड्राइवर आ गया, जिससे उसे सभी सामानों को छीन लिया और कहा कि किसी को भी इस बारे में मत बताना, वरना अंजाम बुरा होगा। सीन शिफ्ट होता है एलिजाबेथ पर, जो सिगार्ड से कहती है कि उसे जानकर ये बहुत बुरा लगा कि वो अपने बच्चों को अकेले पाल रहा है, क्योंकि उसकी बीवी की मौत हो गई और ऐसे अकेले बच्चों को संभालना काफी मुश्किल होता है। इसका जवाब सिगार्ड दे पाता कि तभी उसे एंड्रयू की चीखने की आवाज आती है, जिसे एक गुफा मिली थी। सभी वहां पहुंचते हैं तो इसको देखकर सिगार्ड को लगा कि शायद ये वही जगह होगी जहां वाइकिंग ने अपनी उन अनमोल चीजों को छुपाया होगा। वो गुफा बेहद ही गहरी थी, इसीलिए उसके अंदर जाना तो असंभव था। लेकिन ऐसी सिचुएशन के लिए सिगार्ड पहले से तैयार होकर आया है। ये लोग रस्सी की मदद से एक एक करके नीचे की ओर जाने लगते हैं, फिर अपनी खोज करना शुरू करते हैं। कुछ ही देर में इन्हें एक ऐसी चीज मिलती है जिसे देख सिगार्ड की खुशी का ठिकाना नहीं था, जैसे कि वाइकिंग सोल्जर का हेलमेट, उनकी जली हुई मशाल। लेकिन उसके बेटे एंड्रयू को भी कुछ मिलता है, जो कि एक बड़ा सा अंडा था, जिसके बारे में वो किसी को कुछ बताता नहीं और चुपके से अपने बैग में रख लेता है। यहाँ पर इन्हें अच्छी खासी चीजें मिल चुकी है, जिससे कि सिगार्ड ये सभी को भरोसा दिला सके कि यहाँ पर वाइकिंग आए थे। अब जब ड्राइवर को पता लगा कि ये लोग इन सामानों को दरअसल म्यूजियम में दे देंगे, ना कि बेचेंगे, तो वो बहुत गुस्सा होता है और कहा कि क्या तुम सभी पागल हो गए हो? तुम्हें अंदाजा भी हम लोग यहाँ पर कितना जोखिम लाकर पहुंचे हैं, जोखिम उठाकर पहुंचे हैं, और अगर ऐसे में तुम सभी म्यूजियम को ये दे दोगे तो हमारा क्या फायदा होगा। इतना कहते ही वो सभी की ओर बंदूकें तान देता और उनसे वो सामान छीन कर ऊपर की ओर चला गया। पर यही तो उसने वो रस्सी को भी काट दिया जिससे ये ऊपर जा पाते। यानी कि अब हो गई बड़ी मुसीबत, क्योंकि यहाँ पर ऊपर चढ़ना इतना भी आसान नहीं था। अगर चढ़ भी गए तो किनारे तक जाएंगे कैसे, क्योंकि कश्ती तो लेकर ड्राइवर निकल गया। लेकिन 1 मिनट में उसे कुछ महसूस हो रहा है, शायद नीचे कोई मछली हो सकती है, पर नहीं, ये तो कुछ और ही है, क्योंकि ये जो कुछ भी है वो किसी शेर की तरह गुर्रा रहा है,
जिससे अगले ही पल में वो ड्राइवर और कश्ती का कोई अता पता नहीं दिखता। वहीं दूसरी ओर एंड्रयू को एक इंसानी कंकाल भी मिलता, जिसे देखकर जूलिया बहुत ज्यादा घबरा गई और जाने की जिद करने लगी। एलिजाबेथ ने क्लाइंब करना शुरू किया क्योंकि वो एक क्लाइंबर रह चुकी है। उसके लिए काम ज्यादा मुश्किल नहीं होता। ऊपर पहुंचने पर वो एक एक करके सभी को ऊपर ले लेती है। पर यह क्या, बाहर आने पर वो राह भी नहीं थी। जी हाँ, जैसे आपको पहले ही बताया था, अब कोई चारा ना होने की वजह से ये वही रात गुजारने का सोचते हैं। शायद कोई मदद के लिए आ जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये कल फिर से दोबारा नई कश्ती बनाने का सोचेंगे। अब जब जोई उस कंकाल के मुंह को खोलता है तो उसके अंदर एक बड़ा सा दांत दिखाई देता है, जो शायद किसी जानवर का हो सकता है जिसने उसे मारा होगा। लेकिन ये देख सिगार्ड सोच में पड़ गया कि इतना बड़ा जानवर कैसे हो सकता है जिसके इतने बड़े दांत हो। इसीलिए पहेली को सुलझाने के लिए दोनों फिर से उसी गुफा में जाते। इस बारी वो और अंदर गए, जहां उन्होंने ढेर सारे कंकालों को देखा जो शायद वाइकिंग सेना के होंगे, जो यहीं पर रुके थे जब यहाँ आए थे, लेकिन कभी भी अपने देश वापस नहीं जा सके। इस बीच सिगार्ड अपनी रिसर्च में पड़ी एक चीज बताता है कि ऐसे वाइकिंग का मानना है कि कोई ऐसा दानव है जो एक दिन पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। लेकिन अगर ऐसा सच में होता तो अब तक दुनिया खत्म हो चुकी होती, और अगर ऐसा कोई दानव होता भी तो वो 1000 साल पहले ही खत्म हो गया होता, क्योंकि इतने साल जीना कोई मजाक की बात नहीं है। यहाँ एक और बात गौर करने वाली थी, इन सभी की मौत एक ही तरह से हुई थी, यानी कि किसी जानवर के काटने से। तभी अचानक इन्हें पास जमे पानी से कुछ आहट सुनाई देती। जब वो थोड़ा और करीब गए तो इनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी ऐसी चीज को देखा जिसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं था। दरअसल ये एक विशाल काय सांप था जिसका आकार किसी 100 मंजिला इमारत इतना होगा। इसे देख ये दोनों फौरन ऊपर आने में लग गए, पर यहाँ ऊपर बंकर में भी कुछ हुआ। जिसके अंडे को लेकर एंड्रयू आया था, उसमें से एक छोटा सा सांप निकला जिसकी हलचल से वो सभी उठ जाते, पर ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी को बुला रहा है। जी हाँ, वो अपनी माँ को बुला रहा है जो कि उस पानी के नीचे है। उसने अपने बच्चे की जब पुकार सुनी तो बंकर को ही पानी में खींचने लगी, लेकिन समय रहते ये दोनों बाहर आ गए और इन्हें बचा लिया गया। अब जूलिया इससे बहुत ही ज्यादा डर गई है। वो ही नहीं बल्कि सभी लोग डर चुके। ये लोग डिसाइड करते हैं कि इन्हें अब जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। पर वहाँ जोई, जिसको जब वो बॉक्स मिलता है जिसमें वो बच्चा था, तो वो समझ गया कि वो दानव इनके ही पीछे आ रहा है। ये जानते हुए वो उस बॉक्स को अपने बैग में रख लेता है। न जाने उसके इरादे क्या थे, पर इसका अंजाम शायद बहुत ही बुरा होगा। एलिजाबेथ उन दो आइलैंड के बीच में एक रस्सी को बांध देती है, जिससे सभी एक एक करके उस ओर जाने लगते हैं। लेकिन जब बारी आती है सिगार्ड की तो वो बीच में अटक जाता है। उसे ये अच्छे से पता था कि अगर वो पानी में गया तो उसका मरना तय है। अब तो उसका हुक भी टूटने वाला है, लेकिन सही मौके पर एलिजाबेथ आकर उसकी जान बचा लेती है। लेकिन दोस्तों, तभी वहां पर वो आ जाता है जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई। इतना बड़ा वो था कि किसी भी इंसान को चुटकी में खा सकता है। अब उसी के सामने ये दोनों थे, लेकिन जोई की होशियारी की वजह से दोनों किनारे तक पहुंच गए। फौरन वहां से आगे बढ़ने लगे, पर इन्हें यहाँ एक गलतफहमी थी। वो दानव सिर्फ पानी में रहता है, लेकिन इन्हें एक गलतफहमी थी कि वो दानव सिर्फ पानी में रहता है। ऐसा नहीं था, वो जमीन पर भी अपना आतंक मचा सकता है। इसीलिए ये लोग फौरन वहां से भाग कर एक अंडरग्राउंड बंकर में छुप गए, जो किसी टाइम पर रशियन आर्मी इस्तेमाल करती थी। उसे भागते टाइम सिगार्ड को समझ आया कि सालों पहले वाइकिंग अपने खजाने को छुपाने नहीं, बल्कि इस दानव को मारने के लिए आए थे, क्योंकि उन्हें यह लग रहा है कि ये जो कुछ भी है उनकी दुनिया को खत्म कर देगा। पर ऐसा हो न सका, और इस चीज को एक लौती बची हुई इंसान, उसकी बेटी ने उस पत्थर पर लिख दिया। इन्हें बाहर निकलने का एक रास्ता मिल गया, जिसमें सबसे पहले जोई बाहर आता है। इस दौरान सिगार्ड को पता लग गया कि उसके पास उस सांप का बच्चा है, जिसके कारण ही वो उसके पीछे पड़ा है, और वो उसे वो बैग देने को कहता है। लेकिन जोई मानता ही नहीं, जिसका अंजाम वो कुछ ही देर में भुगत भी जाता है। जी हाँ, वो सांप आकर उसे मार डालता है, लेकिन वो बैग उसी बंकर में गिर चुका था जिसमें उस दानव का बच्चा था, जिसकी चीख सुन वो भी नीचे बंकर में चला गया। अब इस मलबे में दबकर एलिजाबेथ और सिगार्ड दोनों बेहोश हो गए, पर ये दोनों बच्चे अब फंस चुके हैं, क्योंकि वो सांप अब इनके पीछे पड़ चुका है। एंड्रयू बहुत कोशिश करता है किसी भी हाल में अपनी बहन की जान को बचा ले, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया, क्योंकि उसने देख लिया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, सिगार्ड की आंखें खुल जाती है। उसे अच्छे से पता है कि वो अपने बच्चे को लेने के लिए आए। वो चुपचाप गया, उस बैग से छोटे सांप को बाहर निकाला और उसके सामने रख दिया, जिसे लेकर वो बड़ी ही शांति से वहां से चला गया। तो कुछ इस तरह से इनकी जान बच गई, लेकिन इनका ढूंढा हुआ खजाना तो डूब गया उसी ड्राइवर के साथ। इसीलिए अब कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जोई का खोजा हुआ पत्थर वो उस म्यूजियम को दे देता है। उसके बाद उसने इस जॉब को हमेशा के लिए छोड़ दिया, एक टीचर की नौकरी ज्वाइन कर ली, क्योंकि वो नहीं चाहता
किसी और को भी उस आइलैंड के बारे में पता लगे। वहाँ जो कुछ भी है वो बहुत ही अनमोल है और अगर ऐसा हुआ तो लोग उसे ढूंढने जरूर जाएंगे और फिर उस दानव का शिकार बन जाएंगे। इसीलिए उसने सब कुछ छोड़ दिया और अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान देने का डिसाइड किया। वेल, कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, मेरा सवाल आपसे, आपको किस तरह की कहानियां ज्यादा पसंद है, जंगल आइलैंड सर्वाइवल या फिर ट्रेजर हंटिंग? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे हमें मदद मिलेगी आगे की कहानियां सुनाने में। तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।